नमस्कार, आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र और मैं हूं आपके साथ स्वाति श्रीवास्तव। धर्मांतरण और लव जिहाद एक ऐसा शब्द है जिससे एक बार फिर से पूरे देश भर में चर्चा शुरू हो चुकी है, बहस शुरू हो चुकी है। और अब बहस इसलिए तेज हो चुकी है क्योंकि कानून बनाने की बात सामने आ रही। हालांकि कुछ प्रदेशों में कानून बनाए जा चुके हैं, उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्यों में भी इस पर कानून बन चुका है। 2020 में ही हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश जैसे दूसरे राज्यों में भी कानून बने हैं। लेकिन बड़ी बात यह है, कानून बनने के बाद भी, मसौदा सामने आने के बाद भी कई ऐसी घटनाएं घट चुकी हैं जो हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए निश्चित तौर पर चिंता का एक बहुत बड़ा विषय है। हाल ही में हमने घटनाएं देखी, श्रद्धा और निधि जैसी घटनाएं। बड़ी बात यह है कि कब तक निधि और श्रद्धा जैसी लड़कियां हमारे देश में, हमारे समाज में मरती रहेंगी। कठोर कानून होने के बावजूद भी ऐसे लोगों के हौसले इतने बुलंद होते हैं कि धर्मांतरण के नाम पर लोगों को बरगला कर ये लोग किसी को भी मौत के घाट उतार देते हैं। संगठित अपराध जैसा लव जिहाद की साजिश, कब इन घटनाओं पर लगाम लग पाएगी? क्या कानून के रास्ते ऐसे मामलों का जो हल है वो निकल कर सामने आएगा? क्योंकि दुर्भाग्यवश ऐसी बहुत सारी घटनाएं हमारे समाज में सामने आई हैं जिसने एक बार फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया है। इतने संवेदनशील मामलों में अब दलगत राजनीति से उठकर हम सभी को एकजुट होने की जरूरत है। हालांकि आज निधि के मामले में एक अपडेट जरूर अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे। लखनऊ में जिस तरह की एक घटना सामने आई थी, निधि नाम की एक लड़की को आरोपी सूफियान ने चौथी मंजिल से नीचे फेंक दिया था। उस मामले में आरोपी सूफियान को आज पुलिस ने तीसरे दिन गिरफ्तार कर लिया है। श्रद्धा की अगर बात करें तो 18 मई की रात श्रद्धा की हत्या की गई और उसके बाद उसके शव को 35 टुकड़ों में काट दिया गया। और बहुत सारे खुलासे हैं जो इसको लेकर लगातार हो रहे हैं। नार्को टेस्ट भी हुआ और बहुत सारी चीजें निकलकर सामने आई। और जो बातें निकलकर सामने आ रही है वो बेहद चौंकाने वाली हैं। यानी कि ऐसे चौंकाने वाले खुलासे किए गए हैं, कहा जा सकता है कि ऐसे जो लोग होते हैं, ऐसे जो कातिल होते हैं, मनोवैज्ञानिक परीक्षण भी ऐसे लोगों का होना जरूर चाहिए। लेकिन बड़ी बात यह है कि इस ओर कठोर कानून तो बना दिया आपने, लेकिन घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण क्यों नहीं है प्रदेश सरकारों का? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पहले कह चुका है, सरकारें पहले ही कह चुकी हैं, केंद्र की सरकार पहले ही कह चुकी है कि ये पूरा जो जिम्मा है वो प्रदेशों के ऊपर डिपेंड करता है। प्रदेश किस तरीके से कानूनों को अमल में लाते हैं, किस तरीके से वो अपने प्रदेश में इन कानूनों को बनाते हैं। यानी कि जो अब पूरी जो गेंद है वो प्रदेशों के हाथ में है। लेकिन बड़ी बात यह है कि कानून बने ज़रूर, लेकिन बड़े लूप होल्स इन कानूनों में ज़रूर हैं, तभी ये घटनाएं घटने का नाम नहीं ले रही हैं। ऐसी गंभीर घटनाएं और घटनाओं के बाद बहुत सारे सवाल सभी के जहन में कौंध रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ इस चर्चा में खास मेहमान जुड़ेंगे। इस वक्त हमारे साथ प्रदीप जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी से। बहुत स्वागत है प्रदीप जी आपका इस चर्चा में। सर, सवाल यही है कि देखिए, चर्चा चारों तरफ हो रही है, देश में एक बार फिर से बहस छिड़ गई है और बड़ी बात यह है कि दलगत राजनीति से उठकर अब सभी दलों को एकजुट होने की जरूरत है इस पर। और बड़ी बात यह है कि कानून तो बना दिए गए हमारे यहाँ पर, लेकिन दंड नीति ऐसी प्रभावी नजर नहीं आ रही है ताकि ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। कांग्रेस नेता के तौर पर आप एक अभिवक्ता भी हैं, कैसे समझाएंगे इस पूरे मसले? दो केसों की जो चर्चा हो रही है, चाहे वो दिल्ली की चर्चा हो, चाहे लखनऊ की चर्चा हो, इसमें अभी आपने तमाम बातें कहीं, लव जिहाद जैसे शब्द का प्रयोग किया। आप बताइए, चाहे दिल्ली की घटना की हो, चाहे वो लखनऊ की घटना, उसमें लव जिहाद जैसे प्रकरण निकलकर कैसे सामने आ रहा है? एक बात। दूसरी बात, ये इस तरह के प्रकरण जो दो व्यक्तियों के बीच मुलाकातें होती हैं उसके बाद एक अपराध होता है,
तो सरकारें भी कानून भी अपना काम करता है, लेकिन दो व्यक्तियों के बीच में एक बातचीत होती है, उसके बाद कोई अपराध होता है, तो कानून कब तक ऐसे अपराधों को रोक सकता? संगठित अपराध इसे नहीं कहते। संगठित अपराध हम उसे कहते हैं जो संगठित होकर अपराधी किसी कोई आर्थिक अपराध कर रहे हो, कोई गैंग चला रहे हो, तब तो ये संगठित अपराध हुआ। लेकिन दो व्यक्ति आपस में बात कर रहे हैं और बात करने के बाद एक साथ जीवन जीने के लिए दो कदम चलते हैं। लेकिन आफ्ताब जैसा व्यक्ति जो खुद खुलासे करता हो 35 टुकड़े में, जिसने एक लड़की को काट दिया हो, क्या आपको नहीं लगता इसके पीछे कोई ऐसी सोच, ऐसी संगठित सोच काम कर रही होगी? और न जाने कैसे आफ्ताब हमारे समाज में अभी भी जी रहे होंगे। आफ्ताब पूनावाला जैसे लोग बीमार हैं, इन्हें कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए। लेकिन जहां तक हमारी जानकारी है, अमिताभ पूनावाला जिस धर्म से इनका संबंध है वो पारसी धर्म है। यहाँ पर जिस लव जिहाद, जिस धर्म को लेकर लव जिहाद जैसे शब्द गढ़े जा रहे हैं, उससे हमें लगता है कि आफ्ताब का कोई लेना देना नहीं है। एक बात। दूसरी बात यह है कि इस तरह के बीमार व्यक्तियों को समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं है, इन्हें कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए। और लखनऊ के प्रकरण में भी हम कहते हैं कि अगर इस तरह की घटना, इस तरह की बात सामने आई, साफ सामने आ चुका। जो निधि की मां थी उसका साफ कहना था कि धर्मांतरण के लिए कई बार बहलाता रहा, फुसलाता रहा। जब उनकी लड़की ने साफ इनकार कर दिया तो मौत के घाट उतार दिया, चौथी मंजिल से फेंक दिया। कैसे भी जिहाद नहीं मानते? निश्चित तौर पर इस तरह के अपराधों पर लगाम होनी चाहिए और इस तरह के बीमार लोगों को समाज में कोई स्थान नहीं होना चाहिए और कानून को कठोर से कठोरतम सजा के प्रावधान पे आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन बीमार बताकर इनकी सजा को कम करने वाली बात हो गई ना सर। हम ये कह रहे हैं केंद्र सरकार जब ये कहती है कि ये जिम्मेदारी प्रदेशों की है, तो लखनऊ में जहां घटना हुई है वो उस प्रदेश में किस राजनीतिक दल की सरकार है? दिल्ली में जो घटना हुई है उस प्रदेश में पुलिस किस राजनीतिक दल के हाथ पास में है? वो दिल्ली का अपराधी महाराष्ट्र से होता हुआ दिल्ली गिरता है, हिमाचल प्रदेश जाता है। इन तीनों राज्यों में कि पुलिसिंग व्यवस्था किस राजनीतिक दल के पास है? तो निश्चित तौर पर एक ईमानदार बहस होनी चाहिए और ऐसे अपराधियों का समाज में कोई स्थान नहीं होना चाहिए और कतई समाज इन्हें स्वीकार भी नहीं करता। और आप ये देखिएगा, कानून इन्हें कठोर से कठोर सजा देगा। लेकिन पॉलिटिकल विल नहीं है आपके पास, शायद वो ऐसी विल नहीं है, ऐसी इच्छा शक्ति नहीं है। कठोर आपने कानून बना दिए, अमल में लाने की बात भी सरकारें करती है। देखिए, दलगत राजनीति इसमें होनी भी नहीं चाहिए क्योंकि ऐसे मामले संवेदनहीनता से जुड़े हुए ये पूरे मामले हैं। लेकिन घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण क्यों नहीं हो रहा है आपका? ये भी तो बड़ी बात है ना। बिल्कुल बात सही कह रहे हैं। लखनऊ में अपराधी जिस पर ये आरोप है कि चौथी मंजिल से उसने अपने प्रेमिका को धक्का दे दिया। देखिए, लखनऊ की पुलिस ने 3 दिनों के अंदर जंगलों की खाक छानकर पैर में गोली मारकर उसे गिरफ्तार कर लिया कि नहीं कर लिया? अब पैर में गोली मारकर उन्होंने गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली की जहां तक घटना 6 महीने बाद ही सही भारतीय जनता पार्टी की सरकार की पुलिसों ने उन्हें देखिए इस घटना को खोला और उन्हें गिरफ्तार किया। निश्चित तौर पर कानून अपना काम करेगा। यानी कि ये जो घटनाएं हैं लव और जिहाद की, जिसमें देखिए सियासी बातें भी निकल कर सामने आ रही है। कांग्रेस आरोप लगाती है बीजेपी पर कि बीजेपी ने जिहाद जैसे शब्द गढ़े। लेकिन मेरे समझ में ये नहीं आ रहा, अगर लव है तो लव में जिहाद कहां से आ जाता है? और ठीक है, अगर चलिए जिहाद की बात करें तो जिहाद में फिर लव जैसी बात कहां से आ जाएगी? यही मैं कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी से निकलकर शहनवाज जैसे भाइयों को बाहर आना चाहिए और लव जिहाद का मतलब और उसका भावार्थ समझाना चाहिए। नकवी जैसे नेताओं को समाज के सामने आकर लव जिहाद जैसे शब्दों के अर्थ समझाने चाहिए कि लव जिहाद है क्या, जिहाद का भावार्थ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अगर इस बहस में हो तो उनसे जरूर पूछिएगा जिहाद का मतलब क्या है। अभी वो जुड़ेंगे इस चर्चा में, चूंकि अभी थोड़ा समय है, कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, अभी थोड़ी देर बाद जुड़ेंगे तो उनसे भी पूछना चाहेंगे कि आखिरकार शब्द जिहाद जिसकी बात लगातार की जा रही है क्या। हमारे साथ इस वक्त रंजना जी भी जुड़ चुकी हैं। रंजना अग्निहोत्री जी हैं, पेशे से अधिवक्ता, हाईकोर्ट से। बहुत स्वागत है रंजना जी, इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए आपका स्वागत है। रंजना जी, जिहाद इस वक्त एक चल रहा है प्रदेश में, कैसा मुद्दा है? देश भर में देखिए बहस इस पर बहुत जोरों से हो रही है, लेकिन बड़ी बात यह है अभी का कानून क्या है, जरा समझाने की कोशिश कीजिए। क्योंकि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में भी कानून बना दिया गया और राज्यों में भी कानून बना, लेकिन ऐसे कौन से लूप होल साबित हो सकते हैं जो इतना प्रभावी दिख नहीं रहा है और सख्त बनाने की से बात कही जा रही है? रंजना जी देखिए,
भारत के विभिन्न प्रदेशों में कानून बना, लेकिन उस कानून का नाम है अनलॉफुल कन्वर्जन, यानी विधि विरुद्ध धर्मांतरण। तो प्रश्न इस बात का आता है कि अगर कोई लड़की बालिग है, 27 साल की है, 28 साल की है, 20 साल की है, 22 साल की है, वो किसी जिहादी के चंगुल में फंसकर अपने धर्म को छोड़ के इस्लाम को अपनाती है, तो क्या ये एक्ट, ये जो बना है अनलॉफुल कन्वर्जन एक्ट, उसकी सहायता करेगा? कैपिटल नो, नहीं। अनलॉफुल कन्वर्जन जो एक्ट बना वो अनलॉफुल कन्वर्जन के लिए है। फिर आता है आर्टिकल 25 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आड़े। अब यहाँ पर सवाल ये, दूसरी बात ये है कि जैसे अभी निधि वाला केस हुआ, श्रद्धा वाला केस हुआ, लड़कियों को बरगलाया जाता है, बरगलाने के बाद उनको धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया जाता है। जब बरगलाया जाता है, जब लड़कियों को उस समय समझाया जाता है, तो वो कहती हैं कि मैं अपनी मर्जी से धर्म परिवर्तन कर रहा हूँ, तो यहाँ पर ये कानून कोई सहायता नहीं कर पाएगा। तीसरी बात, कानून या पुलिस तब सहायता कर पाती है जब अपराध हो जाता है। जब कोई लड़की अपने धर्म को छोड़ करके विधर्मी के धर्म को अपना लेती, स्वीकार कर लेती है, उसके बाद उसके शरीर के 36 टुकड़े हो जाते हैं या चौथी मंजिल से फेंक दिया जाता है, तब ये कानून आता है, तब पुलिस आती है। हमारी समस्या ये है, मेरे पूरे समाज की समस्या ये है कि ये अपराध कैसे रोके जाएं जिससे कि मासूमों की जानें बचें। यानी कि वर्तमान समय में जो कानून है वो भी उतना शायद प्रभावी नहीं है, उसमें और भी कुछ संशोधन करने होंगे। बिल्कुल सही, बिल्कुल निष्प्रभावी है। ठीक है, वो उसको संशोधन हरीश चंद्र जी भी हमारे साथ इस डिबेट में जुड़ चुके हैं, इस पैनल में जुड़ चुके हैं। बीजेपी प्रवक्ता, बहुत स्वागत है हरीश जी आपका इस चर्चा में। हरीश जी, बातचीत हो रही है लव जिहाद पर, ये एक ऐसा शब्द है, फिर एक बार बहस तेज हो गई है। और देखिए, जो विपक्षी पार्टियां हैं, कांग्रेस है, हमारे साथ बैठे प्रदीप जी भी कह रहे हैं कि बीजेपी के द्वारा गढ़ा हुआ एक शब्द है, लेकिन जो घटनाएं हुई हाल में प्रदेश और देश में कई ऐसी घटनाएं घटित हुई जिन्हें भी दूर नहीं किया जा सकता। श्रद्धा हत्याकांड ले लीजिए, निधि की बात कर लीजिए, कैसे बीजेपी देख रही है इन घटनाओं को? देखिए, कांग्रेस पार्टी जो सच है उसको इग्नोर कर रही और उसके पीछे उसकी वोट की राजनीति। आज ही समाचार पत्रों में आया है, एक और जघन्यतम मामला सामने आया है। एक 9 वर्ष की बच्ची से 3 सगे भाइयों ने दुष्कर्म किया। अब आप बताइए कि इसको कौन सी परिभाषा प्रदीप देंगे? और मानसिक बीमार बता करके आखिर कब तक इस पाप से इन लोगों का पाप धोते रहेंगे? ये जघन्यतम, माने घृणित से घृणित और जघन्यतम जिसको कहा जा सकता है वो अपराध है। और उसको आप घुमा फिरा करके एक मानसिक बीमार की श्रेणी दे करके और उसको उस मामले को रफा दफा करने की जो कांग्रेस की नीति है, मुझे लगता है कि जनहित में और महिलाओं के व्यापक हित में उस पे कांग्रेस पार्टी को अपने स्टैंड को बदलना चाहिए। ये राजनीतिक मसला नहीं है, ये बड़ा सामाजिक मुद्दा है। हरीश जी, यही सवाल था कि ऐसे संवेदनशील मसलों पर दलगत राजनीति से ऊपर उठकर बातचीत करने की जरूरत है और सभी दलों को इसमें सामने आना चाहिए, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, सपा हो, कोई भी पार्टी हो, सबको एकजुट हो जाना चाहिए ऐसे मसलों में। धार्मिकता नहीं आड़े आने देनी चाहिए। बिल्कुल नहीं, ये ऐसे मसले राजनीति के विषय नहीं है। राजनीति के लिए अन्य बहुत सारे मुद्दे हैं, इन बच्चियों के लिए, इनकी जिंदगियों के लिए। लेकिन हरीश जी, चर्चा यहाँ पर इसलिए भी हो रही क्योंकि देखिए, उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में, उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा राज्य है, योगी सरकार इतना बड़ा कानून लेके आई, लेकिन कानून की अगर बात करें तो अभी जैसा कि रंजना जी भी बता रही थी, प्रदीप जी भी बातचीत कर रहे थे, उनका कहना था कि कुछ ऐसी कमियां हैं जो रह गई है, इसे और भी ज्यादा संशोधित करने की जरूरत है, वक्त की जरूरत है। सरकार उसमें भी कोई कोर कसर नहीं उठा रखी। जो भी कमियां होंगी, रंजना जी ने ये बात रेखांकित की है
उन कमियों को भी सरकार दूर करने का प्रयास करेगी, इसको और कड़ा से कड़ा बनाएगी, ताकि लोग जरूरत न कर सकें, इस तरह की हिमाकत न कर सकें, इस तरह के जो अपराध हो रहे हैं। ये बहुत ही एकदम रूह कांप जाती है इन सब चीजों को सुन करके, देख करके, और इस तरह की घटनाओं को किस तरह के जघन्यतम ये अपराध हो रहे हैं। महिलाएं और बच्चियां किस तरह से वो अपने को सुरक्षित महसूस करेंगी जब इस तरह के सामाजिक अपराध होते रहेंगे। और जहां तक सरकार का प्रश्न है, सरकार अपराधियों के खिलाफ जो जीरो टॉलरेंस की नीति है, उसमें कोई कोर कसर सरकार की तरफ से नहीं है। आप देखिए, निधि हत्याकांड में जो सुफियान नाम का जो अपराधी है, उसको पुलिस ने मुठभेड़ में गिरफ्तार किया। कोई अपराधी बच के कानून व्यवस्था से नहीं जा पा रहा है, लेकिन सामाजिक स्तर पर इसमें और चेतना की जरूरत है और कानून को भी और सख्त बनाए जाने की जरूरत है, ताकि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। बिल्कुल, सामाजिक तौर पर भी इसमें चर्चा करने की जरूरत। और बड़ी बात यह कि ऐसी मानसिकता इस तरह के युवा लाते कहां से है, कहां से शुरुआत होती है? प्रदीप जी, ऐसी मानसिकता के पीछे भी सवाल अभी मैंने जिक्र किया था, ऐसी मानसिकता के पीछे भी कुछ ना कुछ होगा जरूर, संरक्षण हासिल जरूर हुआ होगा ऐसे लोगों को। निश्चित तौर पर अभी बहस के दौरान आपके द्वारा ये कहा गया कि प्रदीप सिंह कांग्रेस प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि जिहाद शब्द भारतीय जनता पार्टी द्वारा गढ़ा गया, ये शब्द हमारे मुंह में डाले जा रहे हैं। बहस के दौरान हमने ये बात ऐसी कोई बात नहीं। प्रदीप जी पूरी बात आ जाए, मैंने कांग्रेस पर आरोप लगाया, पूरी बात अगर मेरे मुंह से ये शब्द निकला हो तो इसके लिए मैं ठीक है, मैं कह रही हूं। पूरी बात आ जाने दीजिए। अब अशोक गहलोत लगा चुके हैं बीजेपी पर ये आरोप। राजस्थान के भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री के प्रवक्ता यहाँ बैठकर कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी लगातार ऐसे लोगों को बचाने का प्रयास कर रही है, और कहते ये कह के कर रही है वो बीमार मानसिकता के लोग हैं। अगर ये अपराधी बीमार मानसिकता के लोग नहीं हैं, तो क्या हम ये माने कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि ये संगठित अपराध है? अगर ये संगठित अपराध है तो हम क्या माने? उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली की पुलिसिंग व्यवस्था जो केंद्र सरकार के हाथ में है, और वो अपराधी महाराष्ट्र से होता हुआ हिमाचल तक जा रहा है, तो यहाँ की सरकारें फेल हैं और ये संगठित अपराध उनके सरकारों की नाक के नीचे हो रहा है, और उस सरकार कोई काम नहीं कर पा रही, सरकार नाकाम है। क्या भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ये कहना चाह रहे हैं? अगर ये कहना चाह रहे हैं तो ये बात हरिश्चंद्र श्रीवास्तव जी सहृदय आदमी है और सच्चे व्यक्ति हैं, उन्हें कहीं उनके सूत्र होंगे, उनके पास जानकारी होगी कि ये संगठित अपराध हो रहे हैं और ये सरकारें नाकाम हैं। दूसरी बात ये बात हो रही संस्कार की बात है, तो निश्चित तौर पर ऐसे अपराधियों को संस्कार उनके परिवार से मिलते हैं। इस तरह के अपराधी समाज में स्वीकार करने योग्य नहीं है। ये कांग्रेस का वर्जन है, प्रदीप सिंह का वर्जन है, और ये इनके साथ कानून को कठोर से कठोर कदम उठाने चाहिए। बीमार बता देना तो इनके लिए कहीं ना कहीं कानूनी सजा को कम कर देने जैसा है ना। ऐसे लोगों के खिलाफ तो ऐसा नजीर, ऐसी चीजें कायम होनी चाहिए, एक बड़ा संदेश जाए ताकि लोगों की रूह का नहीं, मैं कह रहा हूँ ये कुंठित मानसिकता के लोग हैं। देखिए मैं इनको पागल नहीं साबित कर रहा हूँ, पहली बात आप समझिए, मानसिक बीमार समझिए आप। मानसिक रूप से बीमार वो लोग हैं जो इस तरह के इनके दिमाग में जो भी अपराधी, अधिकतर अपराधी मानसिक बीमार होता है, तो उनके दिमाग में केवल अपराध के अलावा कोई बात नहीं होती। ये पागल घोषित नहीं हो रहे हैं, ये मानसिक बीमार लोग। अगर ये मानसिक बीमार लोग नहीं है तो क्या ये सामाजिक मान लें हम इन्हें? ये निश्चित तौर पर मानसिक बीमार लोग हैं, असामाजिक लोग हैं। समाज इनका बहिष्कार करता है और कानून इस पर कठोर से कठोर कदम उठाने का प्रयास करता है, और निश्चित तौर पर आने वाले समय में इन्हें न्यायपालिका से कठोरतम सजा मिलेगी। हरिश्चंद्र जी, वही सवाल ये है कि कठोर कानून तो बना दिया आपने, लेकिन प्रभावी नियंत्रण नहीं कर पा रही है। देखिए, और राज्यों का भी हवाला दिया गया, दिल्ली में कानून व्यवस्था तो आपके हाथ में है, पुलिसिंग आपके हाथ में है, फिर भी श्रद्धा जैसा इतना बड़ा हत्याकांड हो जाता है दिल्ली में। मैं फिर उस बात पे आता हूँ जी, पुलिसिंग को लेकर के आप सवाल तक खड़े कर सकते हैं जब श्रद्धा ने कोई पुलिस डिपार्टमेंट को शिकायत की हो, कोई मामला दर्ज कराया हो और उस पर कार्रवाई न हुई हो, कार्रवाई में कोई शिथिलता हुई हो और इस तरह की ये जघन्यतम घटना घट गई। सरकार की चेष्टा, सरकार का प्रयास, सरकार का कर्तव्य यह है कि अपराधी को जैसे ही कोई मामला संज्ञान में आवे उसको त्वरित उस पर कार्रवाई करके
आपराधिक मानसिकता के लोगों को, अपराध करने का प्रयास करने वाले लोगों को और अपराध करने वाले लोगों को, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित हो, वो सरकार सुनिश्चित कर रही है। लेकिन कहीं न कहीं प्रदीप जी कह रहे थे कि संगठित अपराध, मैं इस प्रदीप जी से सवाल पूछता हूँ कि आखिर दूसरे समाज के भी लोग हैं, दूसरे समाज के लोगों के मध्य से इस तरह की जो जघन्यतम अपराध जो हो रहे, एक ही समाज के लोग क्यों आ रहे हैं? अगर सामाजिक स्तर पे उनके अंदर कहीं न कहीं इस पे कोई षड्यंत्र नहीं है, तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? सवाल तो इस बात का है ना, बिल्कुल एक के बाद दूसरा, बिल्कुल ये सवाल जो आप उठा रहे हैं, यही सवाल प्रदीप जी, यही सवाल प्रदीप जी कि एक वर्ग विशेष के लोगों पर ही इस तरह का आरोप लगता है। और देखिए जो कई घटनाएं हाल में हुई वो ऐसी ही थी। राजधानी में टेम्पो के अंदर 3 थानों में नाबालिग बच्ची टहलती रही, उसके साथ अपराध होता रहा। वो किस बिरादरी के लोग थे? पिछली सरकार में मोहनलालगंज में 9 टुकड़ों में लाश बरामद हुई, अपराधी पकड़े गए, किस बिरादरी के लोग थे? दिल्ली में से पहले जब पूरे केंद्र सरकार को इकट्ठा होना, संसद को रात में बैठना पड़ा, नया कानून बनाना पड़ा, निर्भया कानून बनाना पड़ा, ये अपराधी किस बिरादरी के लोग थे? आज भी हम कह रहे हैं कि आफ्ताब के बारे में, आफ्ताब किस बिरादरी का व्यक्ति है? हम भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से हम पूछना चाहते हैं कि आफ्ताब की बिरादरी क्या है, बता दें। हम देखें किसी धर्म या मजहब की बात नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं अपराधी होता है। और आफ्ताब पूनावाला पारसी धर्म को बिलोंग करता है। एक वातावरण बनाया जा रहा है कि किसी और धर्म को बिलोंग करते, पारसी धर्म को बिलोंग करने वाला व्यक्ति है आफ्ताब पूनावाला। और दूसरी बात हम ये कह रहे हैं, हम फिर भी कह रहे हैं, अपराधी के साथ समाज का कोई भी तबका नहीं हो सकता। अपराधी अपराधी है, अपराधी के साथ कानून को अपना कठोरतम कदम उठाना चाहिए और कानून अपना कठोरतम कदम उठाएगा। हरीश जी काउंटर कीजिए। मैंने कहा ना कि प्रदीप जी से ये पूछिए कि आखिर ये जो अभी कल की जो घटना घटी, जिसमें 3 सगे भाइयों ने, जो मुस्लिम समाज से ही आने वाले हैं, और एक 9 वर्ष की बच्ची के साथ तीनों सगे भाइयों ने दुष्कर्म किया, आखिर उसको किस बीमारी का वो नाम देंगे? उन्हें बीमार नहीं कहेंगे। 9 साल की बच्ची से बलात्कार करने वाला, 3 महीने की बच्ची से बलात्कार करने वाले को हम सामाजिक व्यक्ति कहेंगे क्या? इन्हें मानसिक बीमार नहीं कहेंगे? मैं पूछ रहा हूँ, आप बताइए, इन्हें हम सामाजिक व्यक्ति स्वीकार कर लें क्या? हम निश्चित तौर पर ये कहते हैं वो असामाजिक व्यक्ति हैं, उनके साथ कानून का अपना कठोरतम कदम उठाना चाहिए। 3 सगे भाइयों ने द्वारा दुष्कर्म कैसे किया गया? अगर ये सामाजिक षड्यंत्र नहीं है तो नहीं, सामाजिक षड्यंत्र अगर है तो फिर सरकार फेल है। तो फिर हरीश जी आपकी बात सही है, हम आपकी बात से सहमत हैं। हम तो कह रहे हैं कि आप तो बार-बार ईमानदारी से ये बात कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारें फेल है, सामाजिक षड्यंत्र हो रहा है, पूरी तरह से लग्जयात हो रहा है। और सरकारें चाहे हिमाचल की हो, महाराष्ट्र की हो, दिल्ली की हो, उत्तर प्रदेश की हो, आप ये कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता एक सम्राट चैनल पर बैठ के कह रहा है कि सरकारें फेल है, यहाँ संगठित अपराध हो रहे हैं। अपनी शब्दावली से उसको कब तक कर देती है? नहीं, आप बताइए ना। आपने कहा हरीश जी आप मेरे बड़े भाई हैं, हम आपका सम्मान करते हैं, आपके सच बोलने की बात का मैं कायल हूँ। आप ये कह रहे हैं कि 3 सरकारें जहाँ पर हैं वहां पर संगठित अपराध हो रहे हैं और सरकारें फेल है, ये आप कहना चाहते हैं? ठीक है, कंप्लीट कीजिए। मैंने कहा ना कि ये जिस तरह के अपराध हो रहे हैं, मैंने बस्ती की घटना है, बस्ती या पूर्वांचल के ही किसी जनपद की घटना है जिसमें 3 बच्चियों के साथ जो दुष्कर्म की घटना घटी, ये कितनी जघन्यतम। और अगर ये सामाजिक स्तर पर अगर कहीं कोई षड्यंत्र नहीं, तो 3 सगे भाई कैसे इन्वॉल्व हो गए दुष्कर्म? तो फिर कौन फेल है? सरकार फेल है या नहीं है? अगर सामाजिक षड्यंत्र है, अगर ये संगठित अपराध है, तो फेल कौन हो रहा है? फेल हो रही उत्तर प्रदेश की पुलिसिंग व्यवस्था, फेल हो रही उत्तर प्रदेश की सरकार। सवाल तो सरकार से होने चाहिए। प्रदीप जी आप वकील भी हैं, आपको कम से कम इस तरह की भाषा नहीं, क्या बोलना चाहिए बता दीजिए। आप मेरे बड़े भाई, व्यक्तिगत रूप से मैं आपका सम्मान करता हूँ। आप ये कह रहे हो कि संगठित अपराध है, संगठित अपराध अगर हो रहा है तो पुलिसिंग व्यवस्था पर सवाल खड़े हैं या नहीं खड़े हैं? एक बात। और अगर पुलिसिंग व्यवस्था पर सवाल खड़े हैं तो सरकार पर सवाल खड़े हो रहे हैं या नहीं खड़े हो रहे हैं? बताइए, जवाब दे दीजिए। आप कलर दे रहे हैं।
आप जवाब दे दीजिए। खतरनाक बात है। हम तो आपकी बात को सहमत हैं कि आप कम से कम ईमानदारी से ये बात कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की पुलिसिंग व्यवस्था फेल है, यहाँ एक संगठित अपराध चल रहा है, सरकार फेल है। हम आपकी बात से सहमत हैं। आ रही है वो अत्यंत खतरनाक है और उसके खिलाफ मुहिम बननी चाहिए ताकि वो समाज भी सामाजिक स्तर पर सचेत हो, वो समाज भी अपने आप में जागरूकता पैदा करे कि इस तरह के तत्वों के खिलाफ वो विद इन द सोसाइटी वो एक्शन ले सके और ऐसी प्रवृत्तियों को रोक सके। जरूरत इस बात की है, सरकार तो अपने स्तर पर मैक्सिमम इन अपराधियों के खिलाफ जो अधिकतम संभव है वो सजा दिलाने के लिए, कड़ा से कड़ा उनको दंड दिलाने के लिए सरकार काम कर रही है, उसको सुनिश्चित कर रही है। ठीक है, रंजना जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, अधिवक्ता हैं हाई कोर्ट की। रंजना जी, अब बड़ी बात यह है, बहस इस पर भी हो रही है कि धर्मांतरण विरोधी कानून लाने की होड़ देखिए अब सब प्रदेशों में मच गई है। क्या ये अब इतना बड़ा मुद्दा हो चुका है? अगर प्रभावी कानून की बात की जाए तो क्या कुछ इस वक्त कानून में है? अगर उत्तर प्रदेश की ही बात कर ले तो देखिए, सबसे बड़ी बात बता दें, कानून जरूर बना है, लेकिन अभी मैंने वही बताया था कि फोर्सफुल कन्वर्जन, अनलॉफुल कन्वर्जन कानून बना है कि विरुद्ध का जो धर्म परिवर्तन होता है उसके लिए कानून 2021 में बना। वो कानून यहाँ प्रभावी नहीं है, सबसे बड़ी बात। और देश की समस्या आंतरिक सुरक्षा और भौगोलिक स्थितियों को, भौगोलिक सीमाओं को बचाने के लिए सबसे बड़ी समस्या यह है कि हमारा समाज फेल हो रहा है। पुलिस और सरकारें नहीं फेल हो रही हैं, क्योंकि ये जो लव जिहाद जैसे या लव मैरिज जैसे या प्रेम संबंध जैसे जो समस्याएं हैं दो व्यक्तियों के बीच में होती हैं, इसमें पुलिस का कोई रोल नहीं है, इसमें सरकार का कोई रोल नहीं। ये तो बेडरूम के अंदर के अपराध हैं। यहाँ पर हमारा समाज फेल हो रहा है, हमारे परिवार फेल हो रहे हैं, माता पिता अपनी बेटियों को सही शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं। इसीलिए लड़कियां माँ बाप को छोड़ करके, जिन्होंने 30-35 साल पाला और जाके विधर्मी के साथ भाग करके धर्म परिवर्तन कर रही। यहाँ पर संविधान क्या करेगा, यहाँ पर कानून क्या करेगा? क्योंकि संविधान तो कहता है दुहाइयां दे दी जाती हैं धार्मिक स्वतंत्रता की। और देखिए, जब कोर्ट इस तरीके के कड़े कानून बनाता है तो आपने भी देखा होगा बहुत सारी याचिका ऐसी दे दी जाती है कुछ लोगों के द्वारा, और दुहाई इसमें दे दी जाती है कि धार्मिक स्वतंत्रता के खिलाफ है ये चीजें। रंजना जी, धार्मिक स्वतंत्रता की, और जो कानून बना है वो भी अनलॉफुल कन्वर्जन के लिए बना है। 27 साल की लड़की अगर कन्वर्जन करना चाहती है तो हमारे जैसे प्रदीप जी जैसे वकील क्या करेंगे, जज साहब क्या करेंगे? वो आके अदालत में कह देगी कि मेरी उम्र 27 साल है, मैं अपनी इच्छा से धर्म का परिवर्तन कर रही हूँ। इस कानून को सेंट्रल एक्ट बनना चाहिए और अनलॉफुल कन्वर्जन हटा करके सिर्फ कन्वर्जन, एंटी कन्वर्जन बिल लाना चाहिए, जिससे कि एक समस्या ये है, दूसरी बड़े बड़े गांव ईसाई मिशनरियों द्वारा कन्वर्जन हो रहे हैं लालच के तहत, डर के तहत। और ये तो जो चल रही समस्या जिहाद के तहत भारत को जो है पूरा जो है जिहादी रूप देने का, गजवाए हिंद बनाने का धीरे धीरे जो षड्यंत्र चल रहा है, षड्यंत्र कामयाब हो रहा है। इसलिए हमें अपने बेटियों को, अपने परिवार के लोगों को, माता पिता को शिक्षा देनी होगी कि अपनी बेटियों को ये समझाना होगा कि विधर्मियों की तरफ आंख उठा के मत देखना, नहीं तो निधि जैसा, श्रद्धा जैसा हश्र होगा। और एक बात बता दीजिए, जो अपराधी हैं वो रेहान, रिजवान, सुल्तान, मेहरबान हैं, और जो उसमें लड़कियां विक्टिम हैं वो रेखा, निधि, श्रद्धा, कल्पना। यही क्यों हैं? लड़कियों के नाम देख लीजिए, लड़कों के नाम देख लीजिए, स्थिति साफ हो जाएगी। बहुत भयानक स्थिति है। इस स्थिति से निपटना हमारा, आपका, समाज का और लड़कियों के अभिभावकों का काम है। इसमें पुलिस का और सरकार का कोई रोल नहीं। पुलिस अपनी भूमिका निभा रही है, पुलिस के पास कंप्लेंट जाएगी, वो गिरफ्तार करेगी, सरकार कानून बनाएगी, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन हम लोगों को करना है। हमको समझना है कि कीचड़ है, हमको समझना है कि नदी है, इसमें मत कूदें, हमारे शरीर के टुकड़े कर दिए जाएंगे या हमको 5वीं मंजिल से फेंक दिया जाएगा। ठीक है। और देखिए, जिस आरोपी का नाम बार बार सामने आ रहा है श्रद्धा मामले में, उसने ये बात भी कबूल की है कि उसने वेब सीरीज देखी है और वो वेब सीरीज को देखकर इस पूरे घटना को उसने अंजाम दिया। हरीश जी, सवाल यही है, जिस तरीके से रंजना जी बता रही हैं, कहीं ना कहीं हमारे संस्कारों में भी वो कमी है। नहीं, इसीलिए मैंने कहा कि सामाजिक स्तर पर इस पे ये इन अपराधों में जो दुष्कर्म जैसी घटनाएं हैं, इस तरह के अपराध घटित हो रहे हैं, उसमें सामाजिक स्तर पे जागरूकता की बड़ी बात है। समाज को जागना होगा, समाज को सचेत होना होगा। और वो अगर मुस्लिम समाज से लड़के इस तरह से षड्यंत्र सामने आ रहे हैं, तो मुस्लिम समाज में भी जो सभ्य समाज के लोग हैं
जो उनको भी अपने समाज के अंदर इस तरह के तत्वों को रेखांकित करना पड़ेगा जो इस तरह की मुहिम में लगे हुए हैं। और सरकार तो कानून से भी और अधिकतम संभव जो सरकार कर सकती है उस पर कर रही है। रंजना जी ने इसको बताया कि भाई सरकार का जो रोल है वो अपराध के खिलाफ, वो अपराधियों को सजा दिलाना, अपराधियों को दंडित कराना, उसमें सरकार की तरफ से किस तरह की कोई ढिलाई शिथिलता नहीं है। लेकिन हमको विद इन द सोसाइटी इस बात के लिए जागरूक होना पड़ेगा, तभी इस तरह की घटनाओं को रोकने में सरकार को ही मदद मिलेगी और सरकार अपने मकसद में कामयाब होगी। ठीक है प्रदीप जी। निश्चित तौर पर हम रंजना दीदी की इस बात से सहमत हैं कि ये अपराध जो व्यक्तियों का व्यक्तिगत की सोच का अपराध है, इसमें समाज या कानून या पुलिसिंग व्यवस्था बहुत कुछ नहीं कर सकती। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ये कहते हैं कि ये संगठित अपराध है, तो हम ये कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारें उत्तर प्रदेश से लेकर हिमाचल से लेकर महाराष्ट्र और दिल्ली तक फेल हैं। दूसरी बात हम ये कह रहे हैं कि आप ये देखिए, आपको निश्चित तौर पर समाज को आगे बढ़कर ये बात आना होगा और परिवारों में गार्जियंस को भी समझना होगा, उन्हें भी अच्छे संस्कार अपने बच्चों को देने होंगे। और जब देखिए चीजें जब ऐसी दो व्यक्ति मिलते हैं और इन रास्तों पर आगे बढ़ते हैं, तमाम ऐसी परिस्थितियां आती हैं कि जहां पर इस तरह के अपराध है वो हिंदू मुसलमान देख कर तय कई ऐसे अपराध हैं। और जहां तक अपराधियों की बात है, इसी लखनऊ में पिछली सरकार में शायद भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को जानकारी होगी, या अभी कुछ दिन पहले पूरे 3 थानों पे टेम्पो से बैठकर लड़की के साथ जो कुछ हुआ ये भी आपको पता, और आपके समाचार चैनलों ने दिखाया। अपराधी कौन से बता दीजिए। मोहनलालगंज में 5 टुकड़ों में महिला की बॉडी बरामद हुई थी पिछली सरकार में, अपराधी कौन था बता दीजिए। उन्नाव में माननीय कुलदीप सिंह सेंगर जी किस बिरादरी से आते था बता दीजिए। साक्षी महाराज जी किस बिरादरी से आते हैं बता दीजिए। लोग ढूंढ लेते हैं ना, अब बता दीजिए। ये तो सियासी पार्टियों का काम है। हाँ, ये बात यही मैं कह रहा हूँ कि आप ये देखिए, चाहे कांग्रेस हो, कोई भी इससे अलग नहीं है। कठोरतम सजा देनी चाहिए, हम सहमत हैं इस बात से, लेकिन अपराध को धर्म से ही जोड़ देना ये हमें लगता है बेईमानी है। ठीक है हरिश्चंद्र जी, सीधा आरोप आप पर है कि आप लोग आरोपों को धर्म से क्यों जोड़ देते हैं, आरोपियों को धर्म से क्यों जोड़ देते हैं, धर्म का चश्मा लगा के हर घटना को क्यों देखते हैं बीजेपी? धर्म से इसलिए जोड़ दी जाती है कि क्यों हिंदू समाज की लड़कियां इनकी शिकार हो रही हैं। आखिर अगर वो मुस्लिम अपने समाज की लड़कियों के साथ भी कर रहे होते तो ये कहा जा सकता था कि उनकी ये मानसिकता नहीं है, ये महज एक अपराध है। लेकिन वो अपनी समाज की लड़कियों के साथ ऐसा नहीं कर रहे हैं, हिंदू समाज की लड़कियों के साथ ऐसा कर रहे हैं, और एक के बाद एक दूसरी घटनाएं घटती चली जा रही हैं। अगर हिंदू समाज का कोई लड़का मुस्लिम समाज की लड़की के साथ ऐसा करेगा तो हरीश जी बीजेपी की नजर में वो जिहाद होगा क्या? फिर नहीं देखिए, अगर इस तरह से लगातार घटनाएं घटेगी लगातार, निश्चित नहीं, अगर पहला मामला भी सामने आएगा तो फिर वो जिहाद की कैटेगरी में आएगा क्या? नहीं, पहले मामले से बात नहीं हो रही, बातें तो निरंतर घटनाएं इस तरह घट रही हैं और बरसों से घट रही हैं। आप मुझे प्रदीप जी बताओ ना कि आखिर वो अपनी समाज की महिलाओं और लड़कियों के साथ ऐसा क्यों नहीं कर रहे, केवल हिंदू समाज की लड़कियों के साथ ऐसा क्यों हो रहा, हिंदू समाज की महिलाओं के साथ ऐसा क्यों हो रहा? तो ये बात कह करके सिवाय सरकार पे और ये इस तरह के कांग्रेस पार्टी इन्हीं कारणों से, आदित्यनाथ पहले ही कह चुके हैं, देखिए ये धर्म से जुड़ा विषय नहीं है। अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा काम कारित करेगा तो दोनों के खिलाफ वैसे ही कार्रवाई होगी, दोनों ही धर्मों में जिहाद सामने माना जाएगा। पूरी भारतीय जनता पार्टी शोर मचाने लगती है। अगर यही कारण था कि आतंकवाद साक्षी महाराज करते हैं भारतीय जनता पार्टी, उनके पीछे खड़े होकर आतंकवाद का इलाज, तो डबल स्टैंडर्ड क्यों है की जो घटनाएं हो रही है बताइए ना। आप कुलदीप सरकार बचाते नजर आते हैं, साक्षी महाराज को बचाते नजर आते हैं, इस तरह के तमाम कुलदीप सेंगर तो सलाखों के पीछे है ना, प्रदीप जी सलाखों के पीछे है ना। पिछली कांग्रेस जो सरकार खड़ी थी सच को कुलदीप सेंगर के साथ छिपाना चाहती है, कांग्रेस को सोचना होगा कि कांग्रेस को क्या सोचना होगा छुपाने से, कस्टडी में विक्टिम के बाप को मरवा देता है, इस पे कांग्रेस सोचेगी? साक्षी महाराज पे इतने बड़े आरोप आते हैं, इस पर कांग्रेस सोचेगी? जिसके खिलाफ जो आरोप होगा उसका कानून सजा देगा, कानून किसी को बख्श नहीं रहा, और सरकार किसी अपराधी को बख्श रही है।
लेकिन मोहनलालगंज में आप साक्षी महाराज का नाम ला करके एक महिला के आप साक्षी महाराज का नाम ला करके अपराधियों को बचाने का काम कर रहे हैं। राजधानी के अंदर पूरे 3 सालों में विक्टिम टहलती रही, उनके साथ अपराध होता रहा, पुलिस ने एफआईआर नहीं लिखी। उस समाज इस को पर सवाल आप कांग्रेस किस से दे होंगे, रहे हैं? ये सवाल भारतीय जनता पार्टी की सरकार से होंगे, उसकी पुलिसिंग व्यवस्था से होंगे। प्रदीप जी, यही कांग्रेस की नीति है कि वो तुष्टीकरण की नीति के चलते सच को छुपा देती है और किसी न अब आप कहीं साक्षी को वोट लेंगे, कहीं किसी का वोट लेंगे, लेकिन आप सच से मुंह मोड़ लेंगे, आप सच से मुंह मोड़ते हैं। यही कांग्रेस सजा की बात करेंगे, जिसके कारण इस तरह के सजा की तत्वों को बात बढ़ावा करेंगे, मिलता है। हम साक्षी महाराज की भी सजा की बात करेंगे। और दुमका वाला आप मामला तो किसी की याद सजा होगा की ना, बात आरोपी करिए। शाहरुख था। आप किसी की शाहरुख सजा की की बात हंसी करिए, तो याद होगी ना आप लेकिन लोगों सच से मुंह को। मत मोड़िए। शाहरुख की हंसी तो याद होगी ना, किस तरीके से उसने एक लड़की को जला दिया था उसके ही घर में। अब आप कहेंगे कि धर्म से जोड़कर इस मुद्दे को ना देखें, लेकिन बड़ी बात यह है कि कहीं ना कहीं एक जो धर्म है वही टारगेट पे पूरी तरीके से आ रहा है। रंजना जी, स्वाति जी, अभी हम अपने दोनों भाइयों की बातें सुन रहे थे। चूंकि दोनों लोग अलग अलग पार्टी से हैं, इसलिए एक दूसरे की बात का विरोध करना बनता है। लेकिन मुझे ये कहना है कि आईपीसी में 511 धाराएं हैं। कुलदीप सेंगर 376 में जेल में हैं। साक्षी महाराज के ऊपर 376, 75 जो भी धाराएं चली, ट्रायल चल रहा है। उसके बाद अगर कोई मोहनलालगंज में घटना हुई, किसी व्यक्ति ने किसी व्यक्ति को मारा तो 302 चल रहा है। किसी ने दहेज हत्या की तो 304 भी चल रहा है। लेकिन इस मसले को हम लोगों ने डाइल्यूट क्यों कर दिया? हम बड़े इंपॉर्टेंट मसले पे बैठे हुए थे, हमने अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के पीछे इस मसले को डाइल्यूट कर दिया। ये आता है कन्वर्जन की बात। जब कन्वर्जन होगा ना, तो आपको पता है प्रदीप जी और हरीश जी, जब पूरे देश की भौगोलिक सीमाएं टूट जाएंगी, देश के त्योहार बदल जाएंगे, होली, दिवाली, बकरीद में बदल जाएगी और जगह जगह आपको खून की नालियां दिखेंगी, तब क्या होगा? इसको सोच के रूह कांपती है। इसलिए एंटी कन्वर्जन बिल लाना आवश्यक है। इसलिए अपनी बेटियों को सही बात बताना जरूरी है। करवा चौथ का चांद देखने के बजाय वो चांद देखा जाएगा जब जानवर जिबा होंगे। तो ये समस्या है, ये बहुत गंभीर समस्या है। हमें किसी धर्म विशेष से, किसी मुस्लिम समाज के व्यक्ति से समस्या नहीं है। हमें दुख, हमें चिंता इस बात की है कि हमारे देश की भौगोलिक सीमाएं टूटने ना पाए। जनसंख्या नियंत्रण अगर खत्म हुआ और मुस्लिम समाज की आबादी बढ़ गई तो भारत भारत नहीं रह जाएगा। हम होली, दिवाली, रक्षाबंधन नहीं मना पाएंगे। रोज ईद, बकरीद हो, रोज बकरीदें होंगी और बकरीदों में गर्दन हमारी बेटियों की काटी जाएगी, चौथी मंजिल से फेंके जाएंगे। समस्या ये है। इसलिए याद रखिए कि आईपीसी में 511 धाराएं हर एक अपराधी को। अच्छा रंजना जी, अभी वर्तमान में जो कानून बने हैं, यूपी में भी कानून जो बना है नवंबर में 2 साल पहले, उसके मुताबिक अभी सजा क्या है? अगर ऐसे मामले सामने होते तो कितने साल की सजा है और इसमें क्या कुछ संशोधन होना चाहिए? ये जो कानून बना है, ये कानून बना है फोर्सफुल कन्वर्जन के लिए, अनलॉफुल कन्वर्जन के लिए। कानून कहीं हमारी जो कन्वर्जन हो रहे हैं उसमें कहीं मदद ही नहीं कर सकता। दूसरी सजा इसमें 3 साल, जुर्माना 500 रुपए, 3 साल की सजा में जेल ही नहीं होती। कानून ऐसा बनना चाहिए एंटी कन्वर्जन। अनलॉफुल छोड़ दीजिए, कोई भी व्यक्ति किसी को कन्वर्जन ना करे। जो मास कन्वर्जन हो रहे हैं, पूरे के पूरे गांव ईसाई मिशनरी में कन्वर्ट हुए जा रहे हैं, ये रोकना समस्या है। और इसमें सजा का प्राविधान 10 साल का होना चाहिए, जुर्माना 10,000 होना चाहिए, तब कुछ भय उत्पन्न होगा। और बिना भय के हम अपने देश की सीमाओं की रक्षा नहीं कर सकते, आंतरिक सुरक्षा को बचा नहीं सकते। हम भारत को आर्यावर्त नहीं कह सकते, भारत को भारत नहीं रख सकते। हरीश जी, जिस बात को रंजना अग्निहोत्री जी कह रही हैं, उनका कहना भी बिल्कुल ठीक है। 7 साल से ऊपर की सजा होनी चाहिए, 10 साल से, तब जाकर कोई संदेश जाएगा ऐसे व्यक्ति के मन में। लेकिन बड़ी बात ये, सरकार कानून तो ले आई, योगी आदित्यनाथ जी कई बार बातें कह चुके हैं, लव जिहाद पर बोल चुके हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि तो सिर्फ अपनी पीठ थपथपाने जैसा ही है। अगर उस वक्त ही आप कठोर कानून लेकर आते तो शायद श्रद्धा, माफ कीजिएगा, निधि जैसी लड़कियां भी बच सकती थी। मैंने पहले ही कहा कि आदरणीय योगी जी इस कानून में जहां कोई कमियां रह गई उसको दूर करके और इसको कड़ा से कड़ा बनाने में कोई हिचक नहीं रखती। भारतीय जनता पार्टी की सरकार तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करती। ये कांग्रेस पार्टी को ही मुबारक हो। भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश की रक्षा, सुरक्षा, राष्ट्र के लिए
और एक एक नागरिक की रक्षा सुरक्षा के लिए काम करते हैं। ठीक है, तो प्रदीप जो भी प्रदीप जी इस पर कुछ कहना जिस भी चाहेंगे? तरह की ताकतें इस पे काम कर रही हैं, बार बार कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं। मैं सवाल पूछना चाहता हूँ, आप ये बताइए कि आपने अभी कुछ दिन पहले आपकी सरकार ने कहा कि गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की जांच होगी क्योंकि वहाँ आतंकवादी वहां से पैदा होते हैं। आपने जांच कराई, आपकी सरकार के समय के बाद से ही उत्तर प्रदेश के नेपाल बॉर्डर पे सबसे ज्यादा मदरसे खोले गए। किसकी सरकार में? आपकी सरकार में, यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। तो आप ये बताइए, ये आंकड़े हमारे नहीं है, ये आपकी सरकार के आंकड़े हैं। गैर मान्यता प्राप्त मदरसे आपकी सरकार में खोले गए। तो ये इस तरह की मुहिम अगर चल रही है तो सरकार अगर आपके हिसाब से चल रही है तो सरकार कौन सी सरकार फेल हुई? आपकी पुलिसिंग व्यवस्था फेल हुई या नहीं फेल हुई? आपकी सरकार फेल हुई कि नहीं फेल हुई? और अपराध की जहां तक बात है, ये निश्चित तौर पर ऐसे अपराधों पर नियंत्रण होना चाहिए। लव जिहाद जैसा, सुनिए, आप चाहे यहाँ की घटना हो चाहे दिल्ली की घटना हो, ये अपराधी हैं। कानून को अपना काम करना चाहिए, कानून अपना काम करेगा। पुलिसिंग व्यवस्था लाख फेल होती रहे, कानून अपना काम करेगा और इन अपराधियों को कठोर से कठोरतम सजा मिलेगी। अच्छा ठीक है, तो हरीश जी एक आरोप अक्सर आप पर लगता है, बीजेपी पर लगता है, ठीक है, मैं प्रदीप जी का नाम नहीं ले रही हूँ यहाँ पर। ये जो जिहाद शब्द है 2014 के बाद से एकदम प्रभाव में आया, बीजेपी ने इसको बहुत अच्छे से परिभाषित किया है। गंभीर आरोप है आपका, आप पर, बीजेपी पर। देखिए, ये मैंने कहा ना कि बीजेपी के प्रति ये हमारे जो विपक्षी दल के मित्र हैं, ये भ्रम और झूठ फैलाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। लेकिन रंजना जी ने अभी बहुत व्यापक रूप से, विस्तृत रूप से उनको रेखांकित किया। जो चुनौतियां हैं देश के सामने, समाज के सामने जो चुनौतियां हैं, उसको रंजना जी ने बताया कि किस तरह से भारत के खिलाफ जो बाहरी ताकतें हैं और जो पड़ोसी मुल्क हैं, किस तरह से उनका षड्यंत्र है, और देश के अंदर भी ऐसे उनके स्लीपिंग मॉड्यूल्स हैं, ऐसे उनके एजेंट्स हैं जो लगातार उनके हितों के लिए काम करते हैं। तो इन सब चीजों से लड़ने का काम अगर कोई कर रही तो भारतीय जनता पार्टी यानी कि एक मिशन चल रहा है। हरीश जी का कहना है इसके पीछे, प्रदीप जी, एक मिशन चल रहा है। और देखिए, अभी मेरठ का मामला भी शायद आपको याद होगा, हालांकि उस दौरान ये मामला नहीं था, 400 लोगों के धर्मांतरण का मामला उस वक्त भी प्रकाश में आता। लेकिन कहीं ना कहीं सवाल ये है कि एक हिंदू धर्म ही क्यों टारगेट पर है? इसमें सभी पार्टियां क्यों नहीं दलगत राजनीति से उठकर एकजुट होने की बात करती हैं, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, कोई भी पार्टी की सरकार आने के बाद अगर इस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं तो निश्चित तौर पर सरकार पे सवाल खड़े होते हैं। सरकार को आत्ममंथन करना चाहिए, आत्मचिंतन करना चाहिए और सोचना कोशिश करनी चाहिए कि इस तरह के अपराध, संगठित अपराध जो हरीश श्रीवास्तव जी कह रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं, इस तरह के अपराध ना हो। इस पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कोशिश करनी चाहिए और अपनी विफलताओं को छिपाने के बजाय उन पर ईमानदारी से काम करना चाहिए। ठीक है, हरीश जी इस पर जवाब दीजिए। संरक्षण ऐसे लोगों को कहां से मिलता होगा? आश्रय कहां से मिलता होगा? कांग्रेस पार्टी जैसी कांग्रेस पार्टी और उसकी सरकारें इस तरह के उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद अवैध कांग्रेस सरकारों उत्तर प्रदेश नेपाल बॉर्डर में सबसे ज्यादा खोले गए। इसमें जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी की है या भारतीय जनता पार्टी की सरकार की है? सफलता को सबसे ज्यादा मदरसे खोले गए उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर, नेपाल बॉर्डर पर। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जिम्मेदारी है या कांग्रेस की जिम्मेदारी है? इस तरह आप ये कह रहे हो संगठित तौर पर रंजना जी, मैडम 20 सेकंड में टिप्पणी क्या होना चाहिए वर्तमान में, क्या है ये आपने समझाया, और अब कितना संशोधन होने की इसमें जरूरत है? एक छोटी सी टिप्पणी, क्योंकि वक्त नहीं इस चर्चा को आगे बढ़ाने का। रंजना जी, ऐसे संवेदनशील मामलों को आप कैसे देख रही हैं और क्या होना चाहिए ऐसे मामलों में आरोपियों के खिलाफ? देखिए, बहुत निवेदन के साथ कहना है कि ये मामले बहुत संवेदनशील हैं। बेटियां चाहे किसी के भी हों, बेटियों के साथ अपराध होता है तो ये बहुत ही दुखदायी बात है। दूसरी बात है, ये समस्या गंभीर है, बार बार हम ये कह रहे समस्या गंभीर है। कानून के नाम का भी संशोधन होना चाहिए, अनलॉफुल कन्वर्जन हटा करके एंटी कन्वर्जन बिल आना चाहिए। सज़ा इसमें 7 साल के ऊपर की होनी चाहिए, जुर्माना बढ़ाना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है, हमारा, आपका, प्रदीप भाई का, हमारे हरीश भाई का, पूरे समाज का ये दायित्व है
कि हम अपनी बेटियों को, अपने बेटों को सही संस्कार दें। हम उन्हें बताएं कि हमें ये कार्य नहीं करने हैं, इसके परिणाम ये होंगे। और जो जिहाद के तहत भारत को गजवाए हिंद बनाने की साजिश चल रही, उसको कामयाब नहीं होने देना है। यही मेरा कहना है। हरीश चंद्र जी, एक टिप्पणी आपसे और उसके बाद प्रदीप जी आपसे। नहीं, सर, पहले last मैंने comment। कहा कि कांग्रेस सरकारें इस तरह के तत्वों का संरक्षण करती रही। भारतीय जनता पार्टी लगातार इस तरह की चुनौतियों को, इस तरह के तत्वों को तो इसके साथ कड़े कानून भी ला रही है और इनसे कड़ाई से फेस भी कर रही है। तो और जैसा रंजना जी कह रही हैं कि इस पे जो ये कन्वर्जन है, कन्वर्जन पूरी तरह से इसको बंद होना चाहिए। उसके लिए जितने भी कड़े कानून की जरूरत होगी सरकार लाए। ठीक है प्रदीप जी, आपके हिसाब से प्रभावी नियंत्रण क्या होना चाहिए? निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकारों को पूरी ईमानदारी से काम करना चाहिए। अपनी ही सरकार में अवैध मदरसे की बढ़ोतरी की जो जानकारी समाज के सामने इनकी सरकारों में आई, उसे रोकने की कोशिश करनी चाहिए और प्रयास करना चाहिए अनर्गल बातों के बजाय एक ईमानदार प्रयास हो अपराध रोकने का। और निश्चित तौर पर दीदी की बात से सहमत है, उस पर एक व्यापक विमर्श की जरूरत है। बिल्कुल, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और बड़ी बात यह है कि ऐसी कार्रवाई हो, ऐसे लोगों के खिलाफ जो नजीर बन सके, जो एक बड़ा संदेश बन सके। इसी के साथ कुरुक्षेत्र में फिलहाल इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।